भारत सरकार में विज्ञान और तकनीकी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी हमारे साथ में हैं। सर, आप काफ़ी दिन तक अभी पश्चिम बंगाल में रहे, 7 लोकसभा सीटों के आप प्रभारी भी रहे। पश्चिम बंगाल के चुनाव पर सबके नज़रें लगी हुई हैं। 5 चरण हो चुके हैं, 2 चरण के अभी बाकी हैं। क्या लग रहा है आपको सर पश्चिम बंगाल में नहीं, अभी? निश्चय ही पहले की तुलना में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस रहने वाला है भारतीय जनता पार्टी का। और जैसे मैंने कहा था कि इस लोकसभा के जो रिजल्ट, जो परिणाम रहेंगे 4 जून को हुँ, पश्चिम बंगाल की सीटों को लेकर के, हुँ, ये एक तरह का टर्निंग पॉइंट होगा हुँ, और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आधार नींव रखेगा। हुँ। और जहाँ तक ताल्लुक है आज के 5वें चरण का, चरण का। फिफ्थ फेज का, जिसका आपने जिक्र किया, जो मेरे दायित्व से भी जोड़ा था, हुँ, वहाँ 7 सीटों का चुनाव हो रहा है, जिसमें से पिछली बार हमें 3 अच्छा। मिली थी, बैरकपुर, बैंगोंग और हुगली। हुँ, इस बार वो 3 तो रिटेन होंगी ही होंगी। हुँ। उसके अतिरिक्त हमारी कोशिश है 7 की 7 सीटों पर, और 7 में से 6 हुँ। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम विजय प्राप्त करेंगे। अच्छा सर, पिछली बार अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो आपको 18 सीटें मिली थीं। इस बार आप कितना उसको सीटों देखिए, में? हमारा लक्ष्य तो 35 का है, हुँ, लेकिन 30 के इर्द गिर्द प्लस माइनस अच्छा। हमारा आंकड़ा रहेगा। अच्छा सर, वहाँ जो टीएमसी और कांग्रेस और वामपंथी पार्टियाँ जो अलग-अलग लड़ रही हैं, उसका भी सर कुछ सियासी फ़ायदा होते हुए आप देख रहे हैं? नहीं, ऐसा है कि अब कुछ समय से धीरे धीरे लोगों ने मन बनाया है। हुँ, उनको जैसे जैसे ये बात समझ में आ रही है कि जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में अनेकों अद्भुत योजनाएं, लोकहित की योजनाएं, महिला केंद्रित योजनाएं, युवाओं को लेकर के अनेकों इनिशिएटिव, भले ही वो स्टार्टअप के थे, अन्य रोजगार के थे, या महिलाओं को लेकर के उज्ज्वला का सिलेंडर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बस्तियां की बस्तियां कच्चे मकानों की पक्के मकानों में परिवर्तित हो गई। उस प्रकार की उन योजनाओं का लाभ धरती पर नहीं उतर पाया पश्चिम बंगाल में। अच्छा। और उसका कारण शायद ये भी है कि प्रत्येक राज्य की सरकार, वहाँ का स्थानीय प्रशासन, हुँ, वहाँ का ज़िला प्रशासन हुँ, भी इन प्रकार की केंद्र की योजनाओं को लागू करने में अपेक्षित रहता है कि उसका भी योगदान रहे, सहयोग रहे। लेकिन वहाँ पर सरकार ऐसी है कि जो शायद खुद ही नहीं चाहती कि केंद्र की योजनाएं वहाँ पर पूरी तरह से लागू हों। हुँ, अब आज के ज़माने में जब रियल टाइम रिपोर्टिंग का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना, आप जैसे मित्र हर चीज़ दर्शा देते हैं प्रत्येक व्यक्ति को, तो आम मानस को वहाँ समझ में आने लगा हुँ, कि हम किस प्रकार से वंचित रह गए। और विशेषकर बंगाल का क्षेत्र, जो सदा से एक ट्रेंड सेटर माना जाता था, बिल्कुल। अंग्रेज़ों के समय में भी, हुँ, आज़ादी से पहले भी, एक बड़ी कहावत मशहूर थी कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। हाँ, बिल्कुल। अर्थात पहल बंगाल करता था और बाकी जगह अनुसरण होता। अब देखिए, पिछले कई दशकों से बंगाल में कोई नई इंडस्ट्री नहीं लगी, कोई मल्टीनेशनल का कोई एस्टेब्लिशमेंट स्थापित नहीं हुआ, जबकि देश के दूसरे हिस्सों में बी टाउन्स, हुँ, भले ही अहमदाबाद है, बड़ौदा है, वो उभर करके आ गए। हुँ, अब 2-3 पीढ़ियां गुजर जाने के बाद युवाओं को ये बात महसूस होने लगी, हुँ। महिलाओं को ये बात महसूस होने लगी है, और वो चाहते हैं कि वो मोदी जी की इस विकसित यात्रा का हिस्सा बने, ताकि जैसे मोदी जी ने कहा था कि वो चाहते हैं कि विकसित बंगाल का निर्माण हो, और लोग उसका हिस्सा बनना चाहते हैं उस कारवां का। अच्छा सर, पश्चिम बंगाल में एक चीज़ और रही कि सबसे ज़्यादा हिंसा की शिकायतें सर वहाँ पर मिली। संदेश खाली का मुद्दा आप लोगों ने उठाया, रामनवमी पर हिंसा हुई। तो एक हिंसा की भी चर्चा इस चुनाव में पश्चिम बंगाल में हाँ, कहीं लेकिन से भी हुई है। यदि आप देखेंगे, इसकी तुलना करेंगे पिछले चुनाव से, हाँ। जो पिछले कुछ चुनाव रहे हैं, भले ही विधानसभा का चुनाव रहा या 2019 में लोकसभा का, हुँ, उसकी तुलना में उस प्रकार की कोई हिंसा की वारदात नहीं हुई हुँ, इन 4 चरणों में, 4 फेजेस में। हुँ, छुट-पुट वारदातें जो शायद देश के दूसरे हिस्सों में भी पाई जाती होंगी उस हुँ। प्रकार की, लेकिन कोई ऐसी प्रमुख, जिसके कारण भी लोगों का मनोबल बढ़ा है। अच्छा। और मुझे लगता है कि वहाँ पर जो सिक्योरिटी की व्यवस्था है वो भी पहले से कहीं अधिक प्रभावी है, और वोटिंग का परसेंटेज भी और बढ़ा है। लोगों का साहस भी बढ़ा है हाँ, वोटर का। हाँ। भले ही उसको कितना भी दबाव मिलाने की कोशिश की जाए सत्ताधारी पार्टी की ओर से, उसने इस बार एक तरह का निष्ठावान निर्णय लिया हुआ है हुँ। कि मुझे मोदी जी के साथ चलना है। अच्छा सर, आप जम्मू से ताल्लुक़ रखते हैं, इस बार चुनाव भी वहाँ आप लड़ रहे हैं। अ, जम्मू कश्मीर के चुनाव की सर बड़ी चर्चा हो रही है। क्या लगता है आपको जम्मू कश्मीर में बीजेपी का क्या भविष्य आप नहीं, देखते सबसे हैं? पहली बात तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा उत्साहवर्धक और हम सबको संतुष्ट करने वाली बात यह है कि
कश्मीर घाटी में भी आपने देखा चुनाव प्रतिशत 35-40% तक हो रहा है। गत कई दशकों से 30-40 वर्ष से 10-12-6% वोटर टर्नआउट हुआ करता था। बल्कि एक बार तो मैंने संसद में ये कहा भी था कि यदि 10% मतदान होता है या 8-9% होता है तो सांसद वहाँ से चुन करके आता है, तो क्या उसको मान्यता दी भी जानी चाहिए कि नहीं? क्या कभी ऐसा कोई थ्रेशोल्ड कायम किया जा सकता है? क्योंकि एक लोकसभा क्षेत्र में जहाँ पर के औसतन 17-18-19 लाख वोट हों, तो आप समझ सकते हैं कि अगर केवल 10% मतदान होता है हाँ, काफी तो कुछ भी नहीं है, और उसमें से कुछ एक हज़ार से तो वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं कहला जा सकता। अब फिजा खुली है, वो जो खौफ का पर्दा था जो बनाए रखा था वो भी हटा है। और मैं तो ये कहूँगा कि कुछ एक वहाँ के राजनीतिक दल, स्थानीय दल जो वंशवाद की राजनीति करते थे, वो चाहते ही नहीं थे कि आतंक समाप्त हो, क्योंकि उस आतंक के पर्दे में वो पुश्त दर पुश्त अपना वंशवाद बढ़ाते रहे और 8-10% से एमएलए भी बन जाते थे, एमपी भी बन जाते थे, सरकारें भी बन जाती। अब वो माहौल खोला है, मुझे लगता है कि वो भारत की मुख्य धारा के लोकतंत्र का हिस्सा बनने की ओर बढ़ा है। सर, एक सवाल और उठता है कि हिंसा में तो निश्चित तौर पर कमी आई है, पत्थरबाजी भी रुकी है, लेकिन छुटपुट तरीके से भी आप देखिए कल जो है जिस तरीके से हुआ है, तो ऐसी घटनाएं भी कहीं ना कहीं उसको भी एक एड्रेस करने नहीं, की। सबसे पहले तो आपने ये बात छेड़ी है, तो मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से भी इसमें इस दुखद घटना पर अपनी संवेदना भी जाहिर करें, अफसोस भी जाहिर करें। वो हमारे ही कार्यकर्ता थे और बड़ा कर्मठ कार्यकर्ता हमारा सरपंच एजाज अभी कुछ ही दिन पहले बड़ा खुल करके वो मीडिया में इंटरव्यू भी दे रहे थे। मोदी जी की योजनाओं के हक में बड़े विस्तार से बात कर रहे थे और उन्हें अपनी सर्वोच्च कुर्बानी देनी पड़ी अपने प्राणों का त्याग करके। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर आप आंकड़ों पर आधारित तुलना करें तो अब उस प्रकार की जो एक कंसिस्टेंट दौर था टेररिज्म का, ओवरग्राउंड और अंडरग्राउंड, और हड़ताल की कॉल पाकिस्तान से होती थी, दुकानें श्रीनगर में बंद होती थी, लाल चौक में। अब ऐसा नहीं रहा। अब चुनाव हुआ तो कोई हड़ताल की कॉल नहीं हो रही। हाँ, सॉफ्ट टारगेट्स को अभी भी, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये सब भी आतंक का आखिरी अध्याय है, द लास्ट फेज ऑफ मिलिटेंसी। अच्छा। तो जो आतंकी, बिकॉज दे आर अंडर हीट, उनको काफ़ी अधिक प्रेशर है सिक्योरिटी फोर्सेस की ओर से। क्योंकि पहले क्या होता था कि शायद उस समय की सत्ताधारी पार्टियां ही ईमानदारी से कार्रवाई नहीं कर रही थी। अब उस प्रकार की बात नहीं है। अब किसी भी आतंकी का लाइफ स्पैन आप देखिए बहुत कम हो गया। आज वो आतंकी का नाम खबरों में आता है, 2-3 दिन के बाद वो लिक्विडेट हो जाता है। तो उस प्रकार का माहौल नहीं रहा और यही कारण है कि 2 करोड़ से अधिक वहाँ पर्यटक आए हैं। मैं उस दिन भी कह रहा था कि शांति और सामान्य स्थिति बहाल होने का सबसे बड़ा प्रमाण, सबसे बड़ा टेस्टामेंट ये पर्यटक है। क्योंकि जब भी कोई परिवार लेकर देश विदेश से आता है तो वो सरकार के आश्वासन पर नहीं आएगा, भारतीय जनता पार्टी के आश्वासन पर नहीं आएगा, मीडिया देख करके भी नहीं आएगा। वो अपने सूत्रों से पता लगाएगा हाँ, माहौल ठीक है क्योंकि वो बच्चे परिवार लेकर के जा रहा है। और उस स्थिति में यदि हमें 2.25 करोड़, यानी होटलों की बुकिंग नहीं रही, होम हाँ, स्टे भी समाप्त हो गए, तो उस प्रकार से देखा जाए तो अब माहौल बदला है। और मुझे लगता है उससे जो मेंटल बैरियर्स थे उसमें भी बदलाव आया है, माइंडसेट में भी। बस एक आखिरी सवाल सर, अभी जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की भी बात हो रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने जो कहा है कि जल्द ही विधानसभा में ही चुनाव होंगे और राज्य का दर्जा भी बहाल होगा, उसके बाद हमारी तरफ से कुछ कहने का ना औचित्य है ना आवश्यकता है। वी कैन टेक दैट एज द लास्ट वर्ड। शुक्रिया सर हमसे बात करने धन्यवाद। के लिए। रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।